प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1235 ईस्वी तक। ये जो चैप्टर है ये भारत का इतिहास जो अपन सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं 1206 से लेकर 1707 तक का जो इतिहास है वो अपने को इसमें पढ़ना है। इसके जो प्रश्न पत्र है इसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत है, बारह सौ छह से लेकर 1526। दूसरा भाग है मुगल साम्राज्य, से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की डेथ तक का पीरियड हम इस जो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर में इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को अपन पढ़ेंगे। इसका जो पहला भाग है वो है दिल्ली सल्तनत। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन की सेकेंड युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता का भारत में प्रचार हुआ और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में हम इन वर्षों में 5 वंशों को पढ़ते हैं। पहला वंश है जिसको गुलाम वंश कहा गया है, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक और चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोधी वंश। 1206 से 90, 1290 से 1320, 1320 से लेकर तुगलक वंश है 1414, 1414 से 1451 तक है सैयद वंश और 1451 से 1526 यानी बाबर की भारत पर विजय तक लोधी वंश ने उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत के नाम से एक नवीन शासन व्यवस्था के रूप में शासित किया। और इस दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210। लेकिन ऐबक योग्य होते हुए भी उसकी आकस्मिक मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान नहीं किया। उसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो समस्या एक नवीन शासन व्यवस्था के सामने थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा योग्य शासक होते हुए भी उन समस्याओं को वो अपने आकस्मिक मृत्यु के कारण पूर्ण नहीं कर सकता और उसका निराकरण नहीं कर पाया। तो उन समस्याओं का निराकरण किसने किया? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को इसका वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैसे इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसका शासन पर उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत होना। ऐबक का पुत्र आराम शाह, जैसे ऐबक की डेथ होती है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। लेकिन चूंकि वो योग्य नहीं था और बहुत सारे तुर्क सरदार चाहते थे कि उसका दामाद इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का गवर्नर था वो दिल्ली का शासक बने, सुल्तान बने। और यही किया, उन तुर्क सरदारों के साथ मिलकर इल्तुतमिश ने दिल्ली की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। लेकिन उसके साथ साथ अभी नवसृजित राज्य था तो उसके साथ साथ यद्यपि मोहम्मद घोरी और ऐबक ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी राजपूताना और मध्य प्रदेश के कुछ भाग मालवा, बुंदेलखंड यहाँ पर अभी भी शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। तो दिल्ली सल्तनत और दिल्ली को आंतरिक रूप से मजबूत करने के लिए इन सब पर विजय प्राप्त करनी आवश्यक थी। दूसरी जो समस्या थी, अभी भी घोरी के दो प्रतिनिधि, यल्दुस जो गोंड प्रदेश का प्रतिनिधि था और दूसरा कुवाचा जो सिंध और मुल्तान का प्रांतपति था, इन लोगों का पूर्वी विस्तार था। और यल्दुस से मानता था कि चूंकि
भारत की शासन व्यवस्था भी मोहम्मद गोरी के शासन के रूप में यानी गोर प्रदेश का अंग के रूप में मान रहा था, तो उसका अपना स्वाभाविक अधिकार बता रहा था। कुबाचा चूंकि वो पश्चिम में निर्दोष की तरफ नहीं बढ़ सकता था, तो उसका स्वाभाविक प्रवाह था कि पूर्व की तरफ बढ़े, दिल्ली सल्तनत के रूप में की तरफ बढ़े। तो इन दोनों की चुनौतियों को भी पार पाया। तीसरा जो था मंगोल समस्या। उस समय चंगेज खान के नेतृत्व में एक नवीन खूंखार जाति ने पूरे के पूरे मध्य एशिया पर आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। तो मंगोलों से भी अपने इस नवसृजित राज्य को उसको बचाना था, प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ करना था, आर्थिक रूप से मजबूत करना था। ये सारी की सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं को इल्तुतमिश ने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमताओं से उसका निराकरण करने में सफल रहा। सबसे पहले उसने क्या किया कि जो ये थे ऐबक अपने कुबाचा और यल्तुस, इन दोनों के विरुद्ध उसने सैनिक गतिविधियां या सैनिक आक्रमण किए और एक चालीसा का निर्माण किया। 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक संगठन, वफादार सरदारों का संगठन बनाया और उनको अलग अलग प्रशासनिक भूमिकाएं दी, सैनिक दायित्व दिए और सैनिक दायित्वों के माध्यम से, सैनिक अभियानों के माध्यम से इन दोनों ही शासकों को उसने पराजित किया। कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो सबसे बड़ी समस्या का निराकरण हो गया। मंगोलों की समस्या के लिए उसने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। किस रूप से? उस समय मंगोल ईरान के शासक मकबरनी का पीछा करते हुए वो चीन की तरफ आ गया था और चीन से वो दिल्ली सल्तनत में शरण से आ रहा था। लेकिन इल्तुतमिश ने राजकुमार मकबरनी को शरण न देकर मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को बचा लिया। तो ये उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी और अपने समय में एक नवीन साम्राज्य को मंगोलों जैसी खूंखार जाति से बचाया। फिर उसने आंतरिक भागों की तरफ रुख किया और राजपुताना के बहुत सारे क्षेत्र, मालवा, ग्वालियर, इन पर अधिकार किया। फिर उसने वैधानिक, जब तक दिल्ली मुस्लिम सल्तनत के साथ ये व्यवस्था जुड़ी गई थी कि उनको ईरान के खलीफा से वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब तक उसका राजनीतिक अस्तित्व नहीं माना जाता। और 1229 में इल्तुतमिश ने राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक वैधानिक अधिकार खलीफा से प्राप्त करने में वो सफल रहा। उसके बाद उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सारे के सारे साम्राज्य को दो भागों में बांटा, एक केंद्रीय शासक और दूसरा प्रांतीय शासक। प्रांतीय शासन में उसने नवीन व्यवस्था को जन्म दिया जिनको अपन एकता व्यवस्था कहते हैं, एकता व्यवस्था। और यहाँ पर अपने वफादार और योग्य एकतादारों को वहां पर बिठा दिया गया। इस व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता ये थी कि ये हस्तांतरित थी। कहने का मतलब यहाँ पर कोई जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कालों में जागीर व्यवस्था थी, जागीर क्या थी? अहस्तांतरित थी। आनुवांशिक रूप से योग्य नहीं होने के बाद भी उनके पुत्रों को जागीर दे दी जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं था, अगर योग्य नहीं है तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा या आपको दूसरी एकता पे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। दूसरा, उसने आर्थिक तंत्र में सुधार किया। उसने 2 नए सिक्कों को प्रारंभ किया, एक चांदी का सिक्का जिसको अपन टंका बोलते हैं और दूसरा तांबे का सिक्का जिसको अपन जीतल बोलते हैं। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने उन सभी समस्याओं को न केवल निराकरण किया बल्कि उसने शासन को सुदृढ़ता प्रदान, शासन में प्रशासनिक सुधार के लिए नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया और उनके कारण एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। और यही आगे चलकर लगभग 1526 तक इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ती है। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पढ़ें। धन्यवाद।